तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों अगर बात की जाए आज के हमारे सबसे पहले वर्ड के बारे में तो वो है अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है निपुण होना, कुशल होना, चतुर, हुनरमंद या फिर अच्छी, जिसके पास बहुत ही अच्छी क्षमता है, एबिलिटी है, तो उसे हम एड्रॉइट कहते हैं। ठीक है, एड्रॉइट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बहुत ही कुशलता के साथ, चतुराई के साथ या फिर एफिशिएंसी के साथ करता है। ठीक है, और ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई इंसान किसी स्किल, किसी काम या फिर सिचुएशन को इतनी सफाई, इतनी समझदारी से हैंडल करे कि वो जो है वो मतलब कि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो करने की जो क्षमता है वो सबको इम्प्रेस कर दे, तो उसे हम कहते हैं एड्रॉइट। जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्जन है जो कि बहुत ही मतलब कि सफाई से ऑपरेशन करता है, तो उसे हम एड्रॉइट कह सकते हैं कि वो अपनी मतलब कि इस काम में जो है वो निपुण है या फिर बहुत ही मतलब कि हुनरमंद है इस तरीके से। या फिर एक नेगोशिएटर जो है वो मुश्किल डिस्कशन को भी बहुत ही समझदारी से हैंडल कर लेता है, तो वो भी एड्रॉइट है, यानी कि वो भी निपुण है, हुनरमंद है। या फिर एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बहुत ही स्किलफुली बनाता है, तो वो भी एड्रॉइट कहा जा सकता है। या फिर एक मैनेजर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली निकालता है, तो उससे भी हम जो है वो एड्रॉइट कह सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एड्रॉइड का जो मतलब है वो सिर्फ यानी कि हमेशा जो है वो स्किल्ड नहीं होता, क्योंकि स्किल्ड का मतलब होता है जिसके पास किसी काम की स्किल होती है, जिसको कोई काम जो है वो बहुत ही अच्छे से आता है। लेकिन एड्रॉइड का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही कुशलता, चतुराई और एफिशिएंसी के साथ कोई काम करता है, उसे हम जो है वो एड्रॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसे कंप्यूटर चलाना आता है, तो ये एक स्किल है। ठीक है, कि उसे कंप्यूटर की जानकारी है, उसे वो जो है वो मतलब कि हैंडल करना आता है, चलाना आता है, तो ये तो हो गई उसकी स्किल। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर देता है, तो ये होता है एड्रॉइट होना। ठीक है, किसी चीज़ में निपुण होना, किसी चीज़ में हुनरमंद होना, किसी चीज़ को संभालने की अच्छी मतलब की क्षमता होना, उसे हम जो है वो एड्रॉइट कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, स्किलफुल, डेक्स्टरस या फिर एडेप्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है किसी काम को अच्छी तरीके से करने की एबिलिटी रखना। स्किलफुल जनरली एबिलिटी को दिखाता है, जबकि एड्रॉइट में स्किल के साथ साथ स्मार्टनेस भी होती है और मतलब कि अच्छे तरीके से किसी काम को करने की कुशलता भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का क्या मतलब होता है कि हाथों या फिर शारीरिक मूवमेंट में बहुत ही निपुण होना। डेक्स्टरस का जो फोकस है वो फिजिकल स्किल, स्पेशली हैंड मूवमेंट्स पर ज़्यादा होता है, जबकि एड्रॉइट जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की स्किल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एड्रॉइट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एडेप्ट। दोस्तों एडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना, एक्सपर्ट होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडेप्ट कहेंगे। ठीक है, एडेप्ट में जो है वो एक्सपर्टाइज पर फोकस किया जाता है कि आप जो है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपको कौन सी चीज़ अच्छे से आती है, तो उसे हम एडेप्ट कहते हैं। ठीक है, जबकि एड्रॉइड जो है वो एक्सपर्टाइज के साथ साथ क्लेवर हैंडलिंग और एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है, तो ये भी डिफरेंसेस आपको समझते हुए चलने हैं। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स जहाँ पर हमने स्किलफुल, डेक्स्टरस या फिर एडेप्ट जैसे वर्ड को हमने डिस्कस किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़े और हमारे एंटीनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, क्लमजी, इनेप्ट या फिर ऑकवर्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्लमजी। क्लमजी का क्या मतलब होता है, अनाड़ी या फिर जो काम जो है वो ठीक से ना कर पाता है। ठीक है, यानी कि क्लमजी व्यक्ति गलतियां करता है, स्मूथली वो काम कर ही नहीं पाता। क्लमजी व्यक्ति कैसा होता है कि अगर वो कहीं पे चल रहा है तो उसके हाथों से कोई चीज़ गिरती पड़ती रहती है, वो खुद जो है वो गिरता पड़ता रहता है, कोई चीज़ जो है वो उससे संभलती नहीं है, एक तरीके से उससे कोई काम ठीक से होता नहीं है, वो गलती कर देता है बार बार, या फिर स्मूथ तरीके से एक फ्लो में वो काम नहीं कर सकता, तो उसे हम क्लमजी कहते हैं। ठीक है, जबकि एड्रॉइड व्यक्ति कैसा होता है, काम को बहुत ही सफाई से करता है, कुशलता से करता है, उसके काम में कोई कमी नहीं होती, निपुण होता है, वो एक्सपर्ट होता है, तो उसे हम जो है वो एड्रॉइड कहते हैं। ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इनेप्ट।
इनेप्ट का क्या मतलब होता है? किसी काम में अकुशल या फिर इनकॉम्पिटेंट होना। इनेप्ट में एबिलिटी की क्या होती है? कमी होती है। हमारी जो क्षमता है, हमारी जो एबिलिटी, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसमें कमी आ जाती है। किस वर्ड में? तो इनेप्ट में। जब हम इनेप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो अकुशल है, उसे कोई काम ढंग से आता नहीं है। इस तरीके की हम जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का क्या मतलब होता है? जो नेचुरली या फिर कंफर्टेबली काम ही ना कर पाए, उसे हम ऑकवर्ड कहते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा अजीब सा होता है। ऑकवर्ड व्यक्ति जो है वो काम करते वक्त मतलब कि अनकंफर्टेबल होता है, असहज होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जबकि अड्रॉइट व्यक्ति कैसा होता है? तो बहुत ही मतलब कि काम को करने को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, एफिशिएंटली किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेता है, तो उसे हम एड्रॉइट कहते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंस है वो आपको वर्ड के साथ साथ ही समझते हुए चलना है, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा वर्ड हम कैसे और कहाँ और कब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज़ एन एड्रॉइट नेगोशिएटर हु रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। यहाँ पर क्या बताया गया है? इस सेंटेंस का मतलब है कि वो बहुत ही कुशल और चतुर नेगोशिएटर है, जो लोगों के बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि जो वाद विवाद है, जो झगड़े हैं, उनको समझदारी और एफिशिएंसी के साथ पीसफुली सॉल्व कर देती है। तो यहाँ पर एड्रॉइट का क्या मतलब था? यहाँ पर एड्रॉइट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उसे नेगोशिएशन आती है, बल्कि वो मुश्किल सिचुएशंस को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर लेती है। ये है यहाँ पर एड्रॉइट का मतलब। ठीक है, इसी वजह से वो जो है वो बिना झगड़ा मतलब कि बढ़ाए अच्छा सॉल्यूशन निकाल लेती है। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस सेंटेंस को समझा है, इस वर्ड को समझा है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एड्रॉइट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिबैकल। दोस्तों डिबैकल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भारी विफलता, बुरी तरीके से असफल हो जाना, किसी चीज़ का फेल हो जाना, पूरी तरीके से नाकामी हासिल होना। ठीक है, विनाशकारी असफलता जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिबैकल। डिबैकल का क्या मतलब होता है? कि किसी प्लान, किसी इवेंट, किसी प्रोजेक्ट या फिर सिचुएशन का बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाना, जिससे बड़ा नुकसान, शर्मिंदगी या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो। ठीक है, ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई काम सिर्फ फेल नहीं होता, बल्कि पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और उसका रिजल्ट बहुत ही खराब निकलता है। अक्सर जो है वो आपको सबके सामने मतलब कि शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, या फिर आपकी जो है वो थोड़ा जो है वो आपको इंसल्टेड भी फील हो सकता है ऐसी चीज़ होने के बाद में। तो इसी सिचुएशन को हम जो है वो डिबैकल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च बुरी तरीके से, प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो बुरी तरीके से फेल हो गया, तो ये भी डिबैकल है। एक इवेंट में जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, तो ये भी डिबैकल हो सकता है। एक स्पोर्ट्स टीम जो है वो बुरी तरीके से हार गई, तो उनका भी जो है वो डिबैकल हुआ है, यानी कि वो भी जो है वो बुरी तरीके से असफल हुई है, उसे भी हम डिबैकल कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो कि मतलब कि पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल साबित हुई, तो ये भी डिबैकल है। यानी कि सभी सिचुएशंस डिबैकल के ही मतलब कि एग्जाम्पल्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिबैकल का जो मतलब है वो सिर्फ फेल्यूर नहीं होता। फेल्यूर का तो मतलब होता है किसी काम में सफल ना होना, लेकिन डिबैकल का मतलब होता है बहुत बड़ी विनाशकारी असफलता, जिसमें चीज़ पूरी तरीके से ही बिगड़ जाती है, उसे हम जो है वो डिबैकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो एग्जाम्स में फेल हो जाते हो, तो ये होता है फेल्यूर। ठीक है, ये होता है कि कोई चीज़ में आप जो है वो फेल हो चुके हो। ठीक है, आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप जो है वो आगे फिर से ट्राई करोगे, तो ये एक चांस बचता है आपके पास फेल्यूर के बाद में। लेकिन एक कंपनी ने जो है वो करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च इतना बुरा फेल हुआ कि कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वो फिर से आगे से जो है वो उस चीज़ को फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एक ही बार में उन्होंने जो है वो बहुत सारा मतलब कि इतना बड़ा रिस्क ले लिया, करोड़ों पैसे लगा दिए। तो ये होता है डिबैकल होना, कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि बर्बाद हो जाती है, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। उसके बाद जो है वो उसे फिर से शुरू करने की कोई उम्मीद नहीं बचती। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि फेल्यूर में क्या डिफरेंस है और डिबैकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों इसी के साथ सिनोनिम्स की ओर बढ़े, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, फियास्को, डिजास्टर या फिर कोलैप्स। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फियास्को। इसका मतलब होता है बहुत ही एम्बैरेसिंग और कंप्लीट फेल्यूर, यानी कि जब आप मतलब कि असफल हो जाते हो और आपको शर्मिंदगी मतलब कि सामना करना पड़ता है उस चीज़ का, तो उसे हम फियास्को कहते हैं। फियास्को में जो है वो मतलब कि असफलता तो होती है, उसके साथ साथ एम्बैरेसमेंट पर भी जोर होता है। ठीक है, जबकि डिबैकल में जो है वो डिजास्टर्स फेल्यूर, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिजास्टर। डिजास्टर का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ी हानि होना, विनाशकारी घटना होना, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, डिजास्टर नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल इवेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिजास्टर कौन से होते हैं? तो एक डिजास्टर वो होता है जो मतलब कि बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया, तो इसे भी हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर्स है। और कुछ होते हैं एक्सीडेंटल डिजास्टर्स, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इवेंट जो है वो मतलब कि फ्लॉप हो गया, कोई प्रोग्राम जो है वो अच्छे से मतलब कि हैंडल नहीं हो पाया, कोई मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो फेल हो गया, कोई मूवी फ्लॉप हो गई, तो ये होते हैं
कुछ एक्सीडेंटल इवेंट्स। तो इस तरीके से डिजास्टर है वो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है कोलैप्स। कोलैप्स का क्या मतलब होता है कि किसी सिस्टम, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्लान का जो है वो पूरी तरीके से टूट जाना। जैसे कोलैप्स बिल्डिंग जो है वो क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो वो क्या होती है, ढह जाती है वो, यानी कि कोलैप्स हो रही है। उसी तरीके से अगर कोई सिस्टम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्लान है, वो पूरी तरीके से अगर बिखर गया, पूरी तरीके से अगर टूट गया तो उसे हम कोलैप्स कहेंगे, ठीक है। कोलैप्स में जो है वो ब्रेकडाउन पर फोकस ज़्यादा किया जाता है कि किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का बिखर जाना, किसी चीज़ का बिखर जाना, उसे हम कोलैप्स कहते हैं। ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स हैं, सक्सेस, ट्रायम्फ या फिर अचीवमेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है, काम का सफलता से पूरा होना, सफलतापूर्वक जो है वो किसी काम का कंप्लीट हो जाना। यानी कि सक्सेस में हमारा जो गोल होता है, हमने जो ठान रखा होता है कि मुझे इस तरीके से काम करना, ये हासिल करना है, वो हमें मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। सफलता प्राप्त हो जाती है हमें। जबकि डिबैकल में क्या होता है, पूरी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, पूरी तरीके से हमें जो है वो बहुत ही गंदे तरीके वाला जो है वो फेल्यूर फेस करना पड़ता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी जीत या फिर सफलता प्राप्त होना। ट्रायम्फ आउटस्टैंडिंग विक्ट्री को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा है हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट का क्या मतलब होता है कि मेहनत से की गई सफलता, हासिल की गई सफलता। बेसिकली मेहनत जब आप करते हो और उसके बाद आपको जब मतलब कि सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट कहते हैं। कुछ हासिल किया आपने तो उसे अचीवमेंट कहा जाएगा। अचीवमेंट बेसिकली पॉजिटिव रिजल्ट को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द इवेंट टर्न्ड इनटू अ कंप्लीट डिबैकल ड्यू टू पुअर प्लानिंग। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि खराब प्लानिंग की वजह से जो इवेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। यहाँ पर डिबैकल का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इवेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि वो इतनी तरीके यानी कि इतनी बुरी तरीके से बिगड़ गया कि लोग डिसअपॉइंटेड हुए, ऑर्गेनाइजर्स को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पुअर प्लानिंग के कारण जो है वो इवेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि वो एक कंप्लीट डिजास्टर्स फेल्यूर बन गया। यानी कि यहाँ पर डिबैकल इसी बड़ी और विनाशकारी असफलता को दिखाने के लिए हमने यूज किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि डिबैकल यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है, तो हमारा अगला वर्ड है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का क्या मतलब होता है, सहमति, मेल मिलाप, एकता, सामंजस्य होना, ठीक है। मतलब कि मित्रता भावना होना, एक तरीके से आपसी सद्भाव होना, उसे हम कॉनकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है कि लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में या फिर देशों के बीच में ऐसी स्थिति होना जहाँ पर आपस में सहमति है, शांति है, अच्छे संबंध है, रिलेशन अच्छे हैं, तो उसे हम कॉनकॉर्ड कहते हैं। दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट है बेसिकली, तो उसे हम कॉनकॉर्ड कहेंगे। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब लोग जो है वो बिना झगड़े के एक दूसरे के साथ जो है वो हार्मनी और कॉपरेशन के साथ रहते हैं। इसमें म्यूचुअल यानी कि दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होती है, और एग्रीमेंट का आइडिया होता है कि यानी कि दोनों ने क्या किया होता है, एक दूसरे को स्वीकार किया होता है। तो उसे हम जो है वो आपसी सहमति को हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है वो मतलब कि कॉनकॉर्ड कहते हैं। मेल मिलाप को या फिर जो एकता होती है उसे कॉनकॉर्ड कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो देशों के बीच में जो है वो शांतिपूर्ण संबंध है, ठीक है। दोनों देशों के बीच में जो है कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये होता है कॉनकॉर्ड। या फिर एक फैमिली में सब लोग प्यार से और हार्मनी से रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, फिर भी जो है वो उनमें प्यार है, मतलब कि एकता है, तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि कॉनकॉर्ड कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि ऑफिस में एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजमेंट है उनके बीच अच्छा मतलब कि कोऑर्डिनेशन है, अच्छा रिलेशन है, तो उससे भी हम जो है वो कॉनकॉर्ड कहेंगे। या फिर दो कम्युनिटीज़ जो है वो आपस में मिलजुल कर रहती है, यानी कि दो अलग जाति के लोग हो सकते हैं, जो दो अलग स्टेट या फिर जो दो भाषा अलग बोलने वाले लोग हो सकते हैं, उनके बीच जो है वो फिर भी प्यार है, उनके बीच अच्छी मित्रता है, या फिर जो है वो एग्रीमेंट है एक तरीके से, यानी कि आपसी संबंध उनके अच्छे हैं फिर भी, तो उससे भी हम जो है वो कॉनकॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कॉनकॉर्ड का मतलब जो सिर्फ है एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक बात पर सहमत होना, किसी स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर ही जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हो, उससे सहमत होते हो, तो उसे तो हम कहते हैं एग्रीमेंट। लेकिन कॉनकॉर्ड का क्या मतलब होता है, ओवरऑल हार्मनी होना, एकता होना, यूनिटी होना, पीसफुल रिलेशनशिप होना, उसे हम जो है वो कॉनकॉर्ड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनीज ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, तो ये तो होता है भाई एग्रीमेंट, कि दोनों के बीच में जो है वो किसी स्पेसिफिक एक कंडीशन पर जो है वो मतलब कि एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट हुआ है यानी कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, कुछ कुछ रूल्स को जो है वो मतलब कि दोनों ने मान लिया है। लेकिन दोनों देशों के बीच कई सालों से शांति और अच्छे संबंध बने हुए हैं। ये क्या कंडीशन है, तो ये कॉनकॉर्ड की कंडीशन है। अच्छा रिलेशन है, सामंजस्य की भावना है, सद्भाव की भावना है, यूनिटी है, मित्रता है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो ये होता है कॉनकॉर्ड। और ये होता है एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड के बीच का डिफरेंस। ये भी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो नाउन है।
अब सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स आएंगे, हार्मनी, यूनिटी या फिर अमिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है लोगों के बीच शांति, बैलेंस और अच्छे संबंध होना, तो उसे हम हार्मनी कहते हैं। ठीक है, सामंजस्य की भावना होना, भाईचारा होना, बेसिकली फ्रेंडशिप की भावना होना, अच्छी मित्रता होना, तो उसे हम हार्मनी कहते हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, इसमें पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन किया जाता है। अगला हमारा वर्ड आता है यूनिटी। बहुत ही बेसिक वर्ड है। यूनिटी का मतलब होता है एक साथ मिलकर रहना, एकता होना। बेसिकली यूनिटी में जो है वो एकजुट होने पर फोकस किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है अमिटी। अमिटी का क्या मतलब होता है? दोस्ती और शांतिपूर्ण संबंध होना। ठीक है, दोस्ती होना, दोस्ती की भावना होना और पीसफुल रिलेशनशिप का आइडिया जो है वो अमिटी में होता है। बेसिकली अमिटी में जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट या फिर डिसएग्रीमेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है कि मतभेद होना, झगड़े होना, हार्मनी की कमी होना। जैसे हमने कॉन्कॉर्ड पढ़ा, कॉन्कॉर्ड में काम है जोड़ने का, डिस्कॉर्ड में काम है तोड़ने का, यानी कि अलग करने का। डिस्कॉर्ड में क्या होता है कि लोग जो है वो आपस में सहमत नहीं होते। उनके जो मतलब कि मत है यानी कि उनके जो विचार है, उनके जो मतलब कि जो भी आइडियाज़ है वो अलग अलग होंगे। मतभेद होगा यानी कि उनके विचारों में जो है वो डिफरेंसेस होंगे, उनके विचार आपस में मेल नहीं खाएंगे। झगड़ा होगा उनके बीच में, यानी कि कन्फ्लिक्ट होगा। हार्मनी की कमी होगी, यानी कि एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या फिर सामंजस्य की भावना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कॉर्ड में होती है। ठीक है, कॉन्कॉर्ड के बिल्कुल अपोजिट क्या है? तो डिस्कॉर्ड है। अगला हमारा वर्ड आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? टकराव होना, विवाद होना। ठीक है, कन्फ्लिक्ट में बेसिकली अपोजिशन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी बात पर सहमत ना होना, यानी कि जब आप जो है वो किसी बात को लेकर एग्री नहीं करते हो, उसे स्वीकार नहीं करते हो, तो उसे हम डिसएग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, डिसएग्रीमेंट में क्या होते हैं? ओपिनियंस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है? तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए, जहाँ पर डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट या फिर डिसएग्रीमेंट जैसे वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। अब इसी के साथ एग्जाम्पल के पास आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस है, द पीस ट्रीटी ब्रॉट कॉन्कॉर्ड बिटवीन द टू नेशंस। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि पीस ट्रीटी की वजह से दोनों देशों के बीच शांति, सहमति और अच्छे संबंध स्थापित हुए। यहाँ पर कॉन्कॉर्ड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों देश पर मतलब कि एक बात पर एग्री हो गए थे, ऐसा नहीं है। दोनों देश के बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी बात को लेकर सहमति जताई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उनके बीच ओवरऑल हार्मनी है, कॉपरेशन की भावना है, पीसफुल रिलेशंस है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो इस सेंटेंस में कॉन्कॉर्ड जो है वो दो नेशंस के बीच के लॉन्ग टर्म मेल मिलाप और मतलब कि सद्भाव को दिखाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि कॉन्कॉर्ड यानी क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड क्या है? फैचुअस। फैचुअस का क्या मतलब होता है? मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी भरा, नासमझ, बुद्धिहीन या फिर बेतुका। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? फैचुअस कहेंगे। यानी कि फैचुअस का मतलब होता है कि कोई बात, कोई आइडिया, कोई कमेंट या फिर कोई बिहेवियर जो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है, बिना समझदारी के हैं, या फिर जो बहुत ही आपको पागलपन में किया हुआ लगता है, फुलिश लगता है, तो उसे हम जो है वो फैचुअस कह सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब किसी व्यक्ति की बात या फिर उसका जो काम है वो इतना अनरीजनेबल लगे या फिर इतना सेंसलेस हो कि लोग उसे जो है वो फुलिश समझे, यानी कि पागलों जैसा समझे कि ऐसा डिसीजन कौन लेता है, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि फैचुअस का जो यूज़ है वो किसी पर्सन के लिए हम कर सकते हैं, किसी रिमार्क के लिए हम कर सकते हैं, किसी डिसीजन या फिर एक्शन के लिए भी किया जा सकता है। ये एक फॉर्मल वर्ड है। और नॉर्मल हम जो स्टुपिड बोलते हैं ना, किसी को भी पागल यानी कि स्टुपिड, मूर्ख बोल देते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बहुत ही मतलब कि बिना समझे, बिना सोचे जो है वो एक अजीब सा डिसीजन ले लिया, तो ये होता है फैचुअस डिसीजन, कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया है। मीटिंग में जो है वो किसी ने बिल्कुल बेकार सजेशन दे दिया, तो ये भी फैचुअस हो सकता है। कोई व्यक्ति बिना नॉलेज के जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गलत बातें कर रहा है, तो उसे भी हम फैचुअस कह सकते हैं। या फिर किसी का कमेंट इतना अनरीजनेबल था कि सब लोग हैरान रह गए उसका कमेंट सुनकर, तो ये भी फैचुअस हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि फैचुअस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिली नहीं होता। सिली का क्या मतलब होता है? हल्का फुल्का, बेवकूफ़ी भरा, या फिर जो चाइल्डिश जिसे हम कह सकते हैं, बेतुका या फिर बचकाना, तो उसे हम सिली कहेंगे। लेकिन फैचुअस का क्या मतलब होता है? ऐसी फुलिश बात या फिर ऐसा बिहेवियर जिसमें बिल्कुल ही समझदारी नहीं है, या फिर जो सीरियस कॉन्टेक्स्ट में भी मतलब कि अनरीजनेबल लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फैचुअस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि फ़नी तरीके से गलत आंसर दे देता है, तो आप जो है वो उसे सिली बोल सकते हो, बच्चा समझ के टाल सकते हो, बचकानी हरकत है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस आदमी बिना किसी लॉजिक के बहुत ही बेकार डिसीजन ले लेता है, तो भाई वो तो समझदार है। ठीक है, उसके पास तो दिमाग है, सब कुछ है, उसे तो समझ है दुनिया की। तो अगर ऐसा काम कर
रहा है तो उसे हम फैचुअस कहेंगे कि वो बेवकूफ़ी में ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स क्या और आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, फुलिश, इडियोटिक या फिर इनेन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फुलिश। फुलिश का क्या मतलब होता है, समझदारी के बिना या फिर बेवकूफ़ी जो दिखाता है उसे हम फुलिश कहते हैं। फुलिश क्या है, तो एक जनरल वर्ड है जो हम आम बोलचाल में हमेशा यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। इडियोटिक क्या है, इडियोटिक का मतलब होता है बहुत ही बेवकूफ़ी भरा। इडियोटिक जो है वो थोड़ा हार्श है, थोड़ा इंसल्टिंग वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, जबकि फैचुअस एक फॉर्मल वर्ड है जो कि फुलिशनेस को डिस्क्राइब करता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनेन। इनेन का मतलब होता है बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही मीनिंगलेस, बिल्कुल ही फुलिश, उससे हम क्या कहेंगे, इनेन कहेंगे। इनेन में जो है वो एम्प्टीनेस या फिर लैक ऑफ मीनिंगफुल कंटेंट पर फोकस किया जाता है, ठीक है। उसमें जो है वो मीनिंगफुल बातें नहीं होती है, या अगर अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो बिल्कुल मतलब कि बेतुकी सी बातें बोल रहे हो, कोई मीनिंग नहीं है उसका, ऐसी बातें बोल रहे हो तो उसे हम इनेन कहेंगे। जो बिल्कुल ही बेकार है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन चीज़ें, उसे हम इनेन कहते हैं। हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, वाइज, सेंसिबल या फिर इंटेलिजेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, वाइज। वाइज का मतलब होता है समझदार और अच्छे जजमेंट वाला। वाइज व्यक्ति सोच समझकर डिसीजन लेता है, ठीक है। जबकि फैचुअस बिहेवियर में समझदारी की कमी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल है, जो लॉजिकल है, सोच समझ के किया गया है, तो उसे हम जो है वो सेंसिबल कहते हैं। सेंसिबल में बेसिकली लॉजिक होता है, गुड सेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटेलिजेंट हमारा तीसरा वर्ड है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग एबिलिटी रखता है, उसे हम जो है वो इंटेलिजेंट कहते हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो स्मार्ट डिसीजन लेता है, बहुत ही सोच समझकर, हर चीज़ को परख कर, देख कर बाद में कोई मतलब कि फैसला लेता है। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मार दिया या फिर कुछ भी डिसीजन ले लिया, इस मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं इडियट की तरह या फिर मतलब कि किसी भी फैक्चुअस व्यक्ति की तरह, तो ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोचता समझता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, हिज फैचुअस रिमार्क्स अनॉयड एवरीवन इन द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मीटिंग के दौरान उस व्यक्ति ने इतनी बेवकूफ़ी भरी और बिना समझदारी की बातें की कि सब लोग उससे परेशान हो गए। यहाँ पर फैचुअस का मतलब सिर्फ फनी या फिर सिली कमेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो बचकानी बातें कर रहा था या फिर कोई बच्चा था जो मतलब कि मजाक मजाक में कोई मतलब कि सिली बातें कह रहा था या फिर मतलब कि बेवकूफ़ी भरी बातें कह रहा था, बल्कि ऐसे रिमार्क्स जो बिल्कुल इलॉजिकल थे, अनरीजनेबल थे, फुलिश थे। अच्छा खासा आदमी था, वो समझदार आदमी था, फिर भी उसने ऐसी बातें की। तब जाकर हमने जो है वो मतलब कि फैचुअस का यूज़ किया है, क्योंकि उसे जो है वो मतलब कि थोड़ी मैच्योर बातें करनी चाहिए थी या फिर मतलब समझदारी भरी बातें करनी चाहिए थी, जो उस कॉन्टेक्स्ट पर मतलब कि आधारित हो, यानी कि रीजनेबल लगे, थोड़ी रैशनल लगे, उस तरीके से लॉजिकल बातें करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसने कैसी बातें की, तो बचकानी, सिली, फुलिश जैसी बातें की, तो उसे हम क्या कहेंगे, फैचुअस कहेंगे, जिसने क्या कर दिया, सबको जो है वो मीटिंग में परेशान करके रख दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि फैचुअस यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनग्रॉसिंग। दोस्तों एनग्रॉसिंग का मतलब होता है अत्यंत रोचक, मनमोहक, पूरी तरीके से ध्यान खींचने वाला, ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो दिलचस्प होती है, जो आकर्षक होती है, अट्रैक्टिव होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एनग्रॉसिंग कहेंगे। यानी कि एनग्रॉसिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग हो कि इंसान का पूरा ध्यान उसी पर लग जाए, तो उसे हम जो है वो एनग्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है वो बुक्स के लिए यूज़ हो सकता है, कोई मूवी है, कोई स्टोरी है, कोई गेम है, कोई लेक्चर है, या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज़ हो सकता है जो बहुत ही आपको इंगेजिंग लगती हो। यानी कि व्यक्ति जो है वो आसपास की चीज़ों को कुछ देर के लिए भूल जाता है और उसी में जब पूरी तरीके से मतलब कि खो जाता है, अपने आप को जो है वो उसी में झोंक देता है, तो उसे हम इनग्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इनग्रॉसिंग का जो मतलब है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बल्कि पूरी तरीके से अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक नॉवल है, यानी कि कोई बुक है जो इतनी इंटरेस्टिंग है कि तुम उसे रात भर पढ़ते रहते हो, तुम्हें टाइम का, खाने का, सोने का कुछ नहीं पता होता, तो ये क्या है, तो इनग्रॉसिंग बुक है। उसने क्या किया है कि आपका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से उसकी तरफ खींच लिया है। या फिर मान लीजिए कि एक कोई मूवी है जो कि देखते वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही है, कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है, कोई तुमसे बात कर रहा है, वो भी तुम्हें मतलब कि पता नहीं है, इतना भी अंदाज़ा नहीं है तुम्हें, तो तुम क्या हो चुके हो, तो पूरी तरीके से उस मूवी से फैसिनेट हो चुके हो, पूरी तरीके से उस मूवी में खो चुके हो। तो मूवी कैसे थी, इनग्रॉसिंग थी, बहुत ही मतलब कि रोमांचक थी, ठीक है, आकर्षक थी, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि एक लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग था कि किसी का ध्यान ही नहीं भटका। कोई लेक्चर है, कोई किसी का पढ़ाना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, आप सोच कर देख लीजिए। अगर आप उसके लिए इनग्रॉसिंग वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि इनग्रॉसिंग यानी है क्या, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, कोई चीज़ आपको मतलब कि इंटरेस्टिंग लग रही है, आपका ध्यान उसमें जा रहा है, आसपास की चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं हो रहा, तो उसे हम इनग्रॉसिंग कहेंगे, ठीक है। जो चीज़ आपका ध्यान खींच रही है उसे हम इनग्रॉसिंग कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है कि एनग्रॉसिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होता,
अच्छा, क्योंकि इंटरेस्टिंग का तो मतलब होता है जो हमें अच्छा लगता है, तो जो मतलब कि दिलचस्प लगता है उसे हम इंटरेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन इनग्रॉसिंग का मतलब होता है जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कि पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाए, ठीक है। इंटरेस्टिंग का क्या मतलब है कि ठीक है भाई, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी अवॉइड ही कर रहे हैं, किसी इग्नोर ही कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान ही उस पर चला गया है। इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनग्रॉसिंग जो है वो थोड़ा उसका एक्सट्रीम लेवल वाला वर्ड है कि आप उसमें पूरी तरीके से खो चुके हो, आपका आसपास का भी ध्यान नहीं है। इस तरीके का जो वर्ड है उसे हम इनग्रॉसिंग कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक आर्टिकल जो है वो पढ़ने में अच्छा है, आप जब एक बार उसे पढ़ने लगते हो तो आपको अच्छा लगता है कि भाई अभी इसे कंप्लीट करके ही उठूंगा, यानी कि अच्छा लग रहा है तो मैं उसे पूरा पढ़ूंगा, इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये होता है इंटरेस्टिंग, किसी चीज़ का इंटरेस्टिंग होना। लेकिन एक नॉवेल जो है वो इतना ज़्यादा इमोशनल है कि उसे जो है वो आप बीच में छोड़कर जा ही नहीं पाए, आप जो है वो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, पूरी तरीके से खो गए। आपके आसपास जो है वो लोग आप शोर कर रहे हैं कि कोई कह रहा है खाने के लिए आ जाओ, कोई कह रहा है सोने चले जाओ, लेकिन आपको पता ही नहीं है मतलब कि बातें हो रही है आपके आसपास, कुछ नहीं पता, आप पूरी तरीके से उसमें इमोशनली जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हो। तो ये होता है किसी चीज़ का इनग्रॉसिंग होना, किसी चीज़ का कैप्टिवेटिंग होना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कैप्टिवेटिंग, एब्जॉर्बिंग या फिर फैसिनेटिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या है, जो अपनी तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है हमें, उसे हम कैप्टिवेटिंग कहते हैं। कैप्टिवेटिंग में बेसिकली अट्रैक्शन पे या फिर चार्म पे फोकस होता है, ठीक है। कोई चीज़ हम पर मतलब कि एक तरीके से जादू चला देती है, हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती है, तो उसे हम जो है वो कैप्टिवेटिंग कहते हैं, ठीक है। जो मंत्रमुग्ध हो जाना किसी चीज़ में, जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है कैप्टिवेटिंग। अगला हमारा वर्ड आता है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी अपनी तरफ खींच लेना। जैसे अब्जॉर्ब करना होता है ना किसी चीज़ को, उसे हम कहेंगे एब्जॉर्बिंग, ठीक है। एब्जॉर्बिंग और एनग्रोसिंग बहुत ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो ये आपको मतलब कि ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का क्या मतलब होता है, बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला। फैसिनेटिंग में बेसिकली क्यूरोसिटी और जो मतलब कि अमेजमेंट है, वो दोनों चीज़ों का सेंस यानी कि दोनों चीज़ों का थोड़ा सा तड़का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फैसिनेटिंग यानी होता क्या है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, तो हमने जो है वो सिनोनिम्स हमारे डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, बोरिंग, डल या फिर अनइंटरेस्टिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है बोरिंग। बोरिंग का क्या मतलब होता है, उबाऊ कोई चीज़ होना, यानी कि जो इंटरेस्ट पैदा नहीं करती, ठीक है, उसे हम बोरिंग कहते हैं। बोरिंग चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं लगता है, या फिर उसे पढ़ने का, उसे देखने का, उसमें खोने का हमारा मन ही नहीं करता, ठीक है। बोरिंग चीज़ें कैसे होती है, तो उबाऊ होती है, हमारे दिमाग को जो है वो हैवी बना देती है, उसे हम बोरिंग कहेंगे। डल हमारा दूसरा वर्ड है। डल का क्या मतलब होता है, नीरस, बिना एक्साइटमेंट के, यानी कि सिमिलर टू बोरिंग। ये वर्ड जो है वो मतलब कि सिमिलर ही है बोरिंग के जैसा ही, मतलब कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता, जिसमें कोई रोमांच नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डल कहेंगे। बेसिकली डल में एक्साइटमेंट और एंगेजमेंट की बहुत ही कमी होती है, आप जो है वो उसमें ध्यान जो है वो लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ होगी डल होगी, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग का मतलब होता है जिसमें आपको जो है वो इंटरेस्ट ना आए, जो मतलब कि किसी का इंटरेस्ट ना जगाती हो, उसे हम अनइंटरेस्टिंग कहते हैं। अनइंटरेस्टिंग चीज़ों में कभी भी आपकी क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने बोरिंग, डल या फिर अनइंटरेस्टिंग जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज सो इनग्रॉसिंग दैट एवरीवन वॉच्ड इट साइलेंटली। सेंटेंस का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अटेंशन ग्रैबिंग थी कि सभी लोग उसे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चुपचाप देख रहे थे। यहाँ पर इनग्रॉसिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर इनग्रॉसिंग का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का अच्छा होना नहीं है, बल्कि उसने सबका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, इस तरीके से बताया गया है। इसी वजह से किसी ने जो है वो बात नहीं की और सब लोग जो है वो पूरी तरीके से उसमें ही डूबे रहे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनग्रॉसिंग यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्रूगल। दोस्तों फ्रूगल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मितव्ययी। ये तो बहुत ही शुद्ध हिंदी वाला वर्ड हो गया। हम इसे कह सकते हैं किफ़ायती, फिजूल खर्ची ना करने वाला, बचत करने वाला, सादगी से खर्च करने वाला। इसे डिटेल में समझेंगे तो फ्रूगल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपना जो पैसा है, अपना समय है, अपना जो रिसोर्सेज है, उसको बहुत ही सोच समझकर और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है, यानी जो फिजूल खर्च नहीं करता इन सारी चीज़ों का, ठीक है। ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि फ्रूगल का जो यूज़ है वो हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, ठीक है। फ्रूगल व्यक्ति जो है वो पैसे बचाता है, लेकिन ज़रूरी
चीज़ों पर खर्च करने से बचता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, ठीक है, उसे जो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी है, कोई चीज़ उसकी जीवनावश्यक मतलब की वस्तु है, कोई चीज़ ऐसी है जो उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कपड़े हैं, खाना है, अगर वो उस पर भी खर्च नहीं कर रहा है तो वो होता है एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति। लेकिन फ्रूगल व्यक्ति क्या होता है, फ्रूगल व्यक्ति पैसे बचाने में बिलीव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खर्च नहीं करेगा। जहाँ पर उसे ज़रूरत होगी, जहाँ पर उसे ज़रूरत महसूस होती है, वो वहाँ पे मतलब कि खर्च करने से बचता नहीं है, बल्कि उन्हें खर्च करता भी है। इस तरीके से उसका फोकस क्या होता है, स्मार्ट स्पेंडिंग पर फोकस होता है, अवॉइड वेस्ट पर फोकस होता है। इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। फ्रूगल का यूज़ जो है वो लोगों के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, हैबिट और स्पेंडिंग डिसीजंस के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि डिस्काउंट्स और ऑफर देखकर शॉपिंग करता है, तो उसे हम जो है वो फ्रूगल कह सकते हैं। अब उसने स्मार्ट तरीके से अपना दिमाग यूज़ किया है कि भाई मैं जब जो है वो डिस्काउंट आएगा, किसी चीज़ पर ऑफर आएगा, मैं तभी शॉपिंग करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ खरीद ही नहीं रहा, कभी लाइफ टाइम नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं है। खरीद रहा है, लेकिन जब मौका है, अच्छा पैसे कहीं पे बच रहे हैं, दो पैसे कहीं पे भी बच रहे हैं, तो वो उस बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसे हम कहेंगे फ्रूगल। या फिर मान लीजिए कि कोई बिना ज़रूरत बिजली या फिर पानी वेस्ट नहीं करता, ठीक है, रूम से बाहर जाए तो मतलब कि लाइट्स बंद करेगा, या फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो टैप्स जो है वो बंद ही रखेगा, पानी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। तो इसे हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी बहुत ही कंजूस है, बल्कि इसे हम फ्रूगल कहेंगे कि बचा रहा है वो किसी चीज़ को, किसी रिसोर्स को बचा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर एक फैमिली जो है वो बजट बनाकर खर्च करती है, यानी कि पूरे महीने का एस्टिमेट निकालती है कि इस महीने जो है वो क्या खर्च किया है, क्या फिजूल खर्च किया हमें, हमने जो है वो आगे से इसे बचाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये भी फ्रूगल हो सकता है कि बचत देखकर जो है वो मतलब कि और ज़्यादा बचत करनी है, और ज़्यादा जो है वो, जिससे कि हम क्या कर सके कि कहीं अच्छी जगह पर हम जो है वो पैसा लगा सके। या फिर मान लीजिए कि कोई महंगी चीज़ है और उसे जो है वो कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खरीदता, यानी कि उसे पता है कि चीज़ इतनी काम की तो है नहीं, और दिखावे के लिए अगर मुझे खरीदनी है तो इस पे पैसे वेस्ट क्यों ही करने। तो अगर वो पैसे नहीं वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्रूगल है, ठीक है, ज़रूरत वाली चीज़ पर पैसे वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो फ्रूगल है, ठीक है, कंजूस नहीं है, फ्रूगल है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रूगल का मतलब जो है वो सिर्फ माइजरली नहीं होता। माइजरली एक वर्ड है, माइजरली का क्या मतलब होता है, ज़रूरी जगह पर भी पैसे खर्च ना करना। माइजरली होता है कंजूस होना, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप फिर भी उस पर जो है वो पैसे खर्च नहीं करते हो, तो उसे हम कहेंगे माइजरली। लेकिन फ्रूगल का मतलब होता है समझदारी से बिना फिजूल खर्ची के पैसे खर्च करना, ठीक है, या फिर बचा लेना थोड़े बहुत, उसे हम फ्रूगल कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि माइजरली और फ्रूगल में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसे जो है वो दवा की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, वो बीमार है और उसे दवा खरीदनी है, लेकिन अगर उसने जो है वो दवा खरीदने से मना कर दिया, अब ये चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, लेनी तो उसे ज़रूरी थी, लेकिन उसने फिर भी नहीं खरीदी क्योंकि वो कंजूस है, वो सोच रहा है कि यार क्या ही दवा लेना, अब मैं जो है वो इसमें पैसे बचा लूंगा, हो जाऊंगा मैं ठीक 2-3 दिन में, मुझे नहीं चाहिए दवा। तो ये होता है माइजरली। ये कैसा एटीट्यूड है, ये माइजरली एटीट्यूड है कि ज़रूरत वाली चीज़ों पर भी पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, वहाँ पर भी बचाने की सोच रहे हो, तो ये होता है कंजूस व्यक्ति। लेकिन मान लीजिए कि एक आदमी है, उसने जो है वो अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदे और बजट के हिसाब से शॉपिंग की। मान लीजिए कि किसी को जो है वो मतलब कि टीवी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर वो चाहता है कि भाई मुझे टीवी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं टीवी के बिना मतलब कि टीवी के बिना मेरा चल ही नहीं सकता, मैं टीवी देखूंगा ही देखूंगा, जो चीज़ें टीवी में आती है मैं फ़ोन में देख लूंगा, तो उसने वहाँ पर पैसे बचा लिए कि जो है वो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं खरीदनी, एक लग्जरी आइटम जो है वो मेरा कम हो चुका है। तो ये होता है फ्रूगल होना, कि सोच समझ कर जो है वो कहीं ना कहीं से पैसे बचा लेना, लेकिन अपनी ज़रूरत भी पूरी करना साथ ही साथ। ऐसा नहीं है कि उस ज़रूरत को, यानी कि उस नीड को जो है वो मार ही दो। बल्कि माइजरली कैसा होता है, माइजरली व्यक्ति जो है वो ज़रूरत वाली चीज़ों पर भी पैसे बचा लेता है या फिर कंजूसी करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 वर्ड्स हैं, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी या फिर स्पेरिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है, पैसों को या फिर रिसोर्सेज को मतलब कि एफिशिएंट और केयरफुल तरीके से यूज़ करना। इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के एफिशिएंट पर मतलब कि एफिशिएंट यूज़ पर ज़्यादा फोकस करता है कि आप किसी चीज़ का कहाँ मतलब कि सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, बिना उसे मतलब कि ज़ाया किए या फिर मतलब कि गवाए, तो उसे हम जो है वो इकोनॉमिकल कहते हैं। व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थ्रिफ्टी हमारा अगला वर्ड है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है समझदारी से पैसे बचाना और खर्च करने वाला व्यक्ति, तो उसे हम जो है वो थ्रिफ्टी कह सकते हैं। थ्रिफ्टी और जो फ्रूगल है वो बहुत ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनका जो मीनिंग है वो लगभग एक ही जैसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो ज़रूरत की जगह पर मतलब कि बचा लेता है, लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरत को ही मार देता है, बल्कि वो करता है सारी चीज़ें, उसे अगर कहीं पर नीड महसूस होती है तो वो खर्च भी करता है, लेकिन अननेसेसरी चीज़ें खरीदने पर जो है वो मतलब कि ये सारी चीज़ें खरीदने से वो बचता है या फिर इन सारी चीज़ों को वो टालता है। ये होता है थ्रिफ्टी। और अगला वर्ड आता है स्पेरिंग। स्पेरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही
सोच समझकर और कम मात्रा में इस्तेमाल करना। स्पेयरिंग किसी भी रिसोर्सेज को मतलब कि लिमिटेड यूज़ को दिखाता है, जैसे कि बिजली पानी की हमने बात की थी कि उसे जो है वो बचाकर चलना, तो ये क्या है, रिसोर्स है, ठीक है, जो हमें नेचुरली मतलब कि नेचुरली कोई चीज़ नेचुरली होती है, कोई चीज़ हमें मतलब कि पैसे देकर हम खरीदते हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब कि बहुत ही किफ़ायती तरीके से यूज़ करना, तो उसे हम स्पेयरिंग कहते हैं, बचाने की कोशिश करना, बेसिकली उन्हें वेस्ट ना करना, ठीक है। अब आते हैं एंटोनिम्स की ओर। एंटोनिम्स में हमारे पास है एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल या फिर लैविश। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा या फिर बिना सोचे समझे खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट व्यक्ति कैसा होता है, फिजूल खर्च करता है, ठीक है, उसे मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ मेरी ज़रूरत की है या फिर नहीं है, बस उसे पैसे खर्च करने हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट व्यक्ति हम उसे कहेंगे, ठीक है, फिजूल खर्ची करने वाला। वेस्टफुल भी ऐसा ही है। वेस्टफुल होता है पैसा या फिर रिसोर्सेज को जो है वो बिना ज़रूरत के बर्बाद करना, तो उसे हम जो है वो वेस्टफुल कहेंगे। वेस्टफुल में जो है वो रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। मान लीजिए कि आपने जो है वो पानी का जो टैप है वो खुला रख दिया, पानी बह रहा है, आपको पता ही नहीं है, या फिर पता भी है तो आप जाने दे रहे हो, आपको लगता है कि भाई हमारे पास तो पानी आ रहा है तो फिर हम क्यों फिक्र करें, इस तरीके से, ठीक है। या फिर जो बिजली है वो रूम से आप बाहर निकल चुके हो, कोई बैठा ही नहीं है रूम में, फिर भी जो है वो लाइट फैन एसी सारी चालू है, तो ये भी होता है वेस्टफुल, ठीक है, रिसोर्सेज को बर्बाद करना। लैविश हमारा तीसरा वर्ड है। लैविश का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा और खुलकर खर्च करना, ठीक है। लैविश में लग्जरी और एक्सेसिव स्पेंडिंग होती है। लैविश क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो खर्च भी करेगा, ठीक है, तो वो फिजूल खर्च करेगा, इस एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे। अब अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी लिव्स अ फ्रूगल लाइफस्टाइल एंड सेव्स मनी एवरी मंथ। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो एक किफ़ायती लाइफस्टाइल जीती है और हर महीने जो है वो पैसे बचाती है। यहाँ पर फ्रूगल का मतलब सिर्फ कम खर्चा करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर और बिना फिजूल खर्ची के पैसे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करती है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे से बचती है। इसी वजह से वो हर महीने कुछ पैसे का क्या कर लेती है, तो सेव कर लेती है, बचा लेती है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि फ्रूगल यानी क्या होता है और कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे। इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमक। दोस्तों ये अमोक नहीं है, ये अमक है, ठीक है। अमक इसे प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है बेकाबू होकर, उग्र होकर, हिंसक या फिर अनियंत्रित तरीके से, यानी कि पागलों की तरह कोई काम करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अमक हम उसे कहेंगे। यानी कि अमक का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपना कंट्रोल खो देना, बहुत ही मतलब कि अनियंत्रित हो जाना, वायलेंट हो जाना, केओटिक तरीके से बिहेव करना, उसे हम जो है वो अमक कहते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब कोई इंसान या फिर कभी कभी कोई सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाए। आजकल जो इसका यूज़ है वो ईडियम की तरह, यानी कि रन अमक इस तरीके से होता है। रन अमक एक ईडियम है, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बेकाबू होकर तबाही मचाना या फिर बिना कंट्रोल के कोई काम करना, तो उसे हम कहते हैं अमक। जैसे कि मान लीजिए कि एक हाथी जो है वो अचानक से कंट्रोल से बाहर हो गया और इधर उधर भागने लग गया, तो हाथी कैसा हो गया है, तो अमक हो गया है। या फिर एक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी जो है वो इधर उधर भागने लग गई, तो वो भी अमक है। या फिर एक कंप्यूटर वायरस ने क्या किया कि पूरे सिस्टम पर तबाही मचा दी, तो ये भी अमक होता है। या फिर एक गुस्से में जो है वो आदमी ने जो है वो बिना सोचे समझे चीज़ें जो है वो तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी, तो ये भी जो है वो अमक होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अमक का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। आउट ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है, आपे से बाहर आ जाना, कंट्रोल से बाहर चले जाना, ठीक है। लेकिन अमक का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर होकर वाइल्ड, डिस्ट्रक्टिव या फिर वायलेंट तरीके से बिहेव करना, उसे हम अमक कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे ने जो है वो क्लास में थोड़ा सा शोर मचा दिया, तो ये होता है आउट ऑफ कंट्रोल, कि भाई उसमें डिसिप्लिन नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल उन्होंने खो दिया, तो उसे हम आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। इसमें जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बच्चे जो है वो शोर मचा रहे थे तो शांत किया जा सकता है उन्हें, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि एक जंगली जानवर अचानक लोगों के बीच जो है वो बेकाबू होकर तोड़ फोड़ मचाने लग गया है, लोगों को मारने लग गया है, किसी की जान भी जा रही है, तो ये होता है रन अमक, ठीक है। यानी कि इसमें हम जो है वो अमक का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है हमारा, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या है, तो एडवर्ब है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम सिनोनिम्स की ओर बढ़ेंगे। इसमें भी हम सारे एडवर्ब्स ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, वाइल्डली, अनकंट्रोलेबली या फिर रैम्पेंटली। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वाइल्डली। वाइल्डली का क्या मतलब होता है, बहुत ही बेकाबू या फिर अनकंट्रोल तरीके से। वाइल्डली किसी भी अनकंट्रोल एक्शन को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा आता है अनकंट्रोलेबली, यानी कि जिसमें मतलब कि कंट्रोल नहीं होता, जो बिना कंट्रोल के होता है उसे हम क्या कहेंगे, अनकंट्रोलेबली हम उसे कहेंगे। यानी कि अनकंट्रोलेबली में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की कमी को दिखाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा आता है रैम्पेंटली। रैम्पेंटली का क्या मतलब होता है, बहुत ही तेज़ी से और बिना किसी रोक टोक के फैलना या फिर बढ़ना किसी चीज़ का,
ठीक है। रैम्पेंटली अक्सर प्रॉब्लम या फिर डिसीज के लिए यूज़ होता है, जो मतलब कि बिना किसी रोक टोक के बढ़ती ही जाती है, फैलती ही जाती है, तो उसे हम जो है वो रैम्पेंटली कहते हैं। जबकि अमोघ किसी व्यक्ति या फिर चीज़ के बेकाबू बिहेवियर को दिखाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे कैसे हैं, तो सिनोनिम्स है, यानी कि सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, कामली, ऑर्डरली या फिर कंट्रोल्ड। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कामली। कामली का क्या मतलब होता है, बहुत ही शांत और कंट्रोल के साथ। कामली में जो है वो सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑर्डरली का क्या मतलब होता है, व्यवस्थित होना, डिसिप्लिन के साथ होना, ऑर्डर में होना, तो उसे हम ऑर्डरली कहते हैं। ऑर्डरली में जो है वो सिस्टम और डिसिप्लिन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंट्रोल्ड हमारा तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से कोई चीज़ होना। ठीक है, कंट्रोल्ड बिहेवियर में प्लानिंग होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। ओके, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे यानी कि एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, द एलिफेंट रैन अमक थ्रू द विलेज। मुझे भी जो है वो अमोक बोलने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इसका दिखने का जो स्ट्रक्चर है वही वैसा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अमक है। ठीक है, द एलिफेंट रैन अमक थ्रू द विलेज, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हाथी गाँव में बेकाबू होकर इधर उधर जो है वो दौड़ने लगा और उसने जो है वो अफरा तफरी या फिर नुकसान पैदा कर दिया। यहाँ पर रन अमक का मतलब क्या, सिर्फ दौड़ना नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से कंट्रोल खो देना और वाइल्ड तरीके से बिहेव करना, इससे इसका मतलब था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि अमक यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एलोक्वेंट। दोस्तों एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है, प्रभावशाली वक्ता, धारा प्रवाह बोलने वाला, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखने वाला, यानी कि जो बहुत ही अच्छा होता है बोलने में, तो उसे हम एलोक्वेंट कहते हैं। ठीक है, एलोक्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मतलब कि विचारों, भावनाओं या फिर आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से, सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकता है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, रख सकता है। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब किसी की स्पीच या फिर बात करने का जो अंदाज है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो कि लोग उसकी बात आसानी से समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए, इंप्रेस भी हो जाए एक तरीके से, तो उसे हम कहेंगे एलोक्वेंट। ओके, व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं कि उसकी स्पीच कितनी ज़्यादा अच्छी है ये दिखाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक लीडर है, उसने बहुत ही अच्छी मतलब की स्पीच दी, तो वो एलोक्वेंट है। ठीक है, या फिर एक लॉयर ने कोर्ट में अपनी बात ही जो है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रखी, तो वो भी एलोक्वेंट है। या फिर एक राइटर ने अपनी इमोशंस बहुत ही खूबसूरती से लिख डाले, तो वो भी एलोक्वेंट है। या फिर एक स्टूडेंट ने डिबेट में जो है वो सबको जो है वो अपनी बातों से इंप्रेस कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया, तो वो भी एलोक्वेंट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एलोक्वेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ फ्लुएंट है, यानी कि एलोक्वेंट का मतलब फ्लुएंट नहीं होता है। यानी कि फ्लुएंट का तो मतलब होता है बिना रुक रुक कर बोल पाना, जबकि एलोक्वेंट का तो मतलब होता है ऐसी बात करना या फिर ऐसा लिखना जो क्लियर हो, पावरफुल हो, दूसरों को प्रभावित करने वाला हो। यानी कि इसमें भले ही आप थोड़ा बहुत अटक जाओ, लेकिन आपके विचार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपकी लिखावट बहुत ज़्यादा या फिर आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, पावरफुल होता है, लोगों को जो है वो इंप्रेस कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोल लेता है, ठीक है, तो वो फ्लुएंट है कि भाई उसे इंग्लिश बहुत ही अच्छी आती है, बिना रोक के अच्छी उसकी स्पीड है, अच्छी तरीके से वो बोल पा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि एक इंसान है, उसकी स्पीच ने सभी लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर दिया, उसके विचार बहुत ही अच्छे थे, जो बातें बोली ना वो बहुत अच्छी थी, तो ये होता है एलोक्वेंट होना। ठीक है, किसी व्यक्ति का मतलब कि प्रभावशाली वक्ता होना, तो उसे हम एलोक्वेंट कहते हैं। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव या फिर परसुएसिव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का क्या मतलब होता है, अपनी बात को स्पष्ट और अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाना, तो उसे हम जो है वो आर्टिकुलेट कहते हैं। आर्टिकुलेट में बेसिकली क्लैरिटी पर फोकस होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो अपने थॉट्स या फिर इमोशन को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाए, उसे हम एक्सप्रेसिव कहते हैं। एक्सप्रेसिव जो है वो इमोशंस को दिखाने पर ज़्यादा फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है परसुएसिव। ओके, परसुएसिव का क्या मतलब होता है, जो अपनी बात से जो है वो दूसरों को मना सकता है, कन्विंस कर सकता है। ओके, उसे हम परसुएसिव कहते हैं। परसुएसिव कन्विंसिंग एबिलिटी पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। एंटोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स आएंगे, इनआर्टिकुलेट, टंग टाइड या फिर अनकन्विंसिंग। इनआर्टिकुलेट का क्या मतलब होता है, जो अपनी बात को ठीक तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, इनआर्टिकुलेट में थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने की कमी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है टंग टाइड। ये कुछ नया वर्ड है।
टंग टाइड का मतलब होता है नर्वसनेस या फिर हेजिटेशन की वजह से बोल ही ना पाना, उसे हम जो है वो टंग टाइड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपकी ज़ुबान को बांध दिया है, टाई कर दिया है, तो आप बोल नहीं पाओगे। उसी तरीके से व्यक्ति क्या होता है, टंग टाइड होता है, मतलब कि वो हेजिटेशन की वजह से या फिर बेचैनी की वजह से थोड़ा उसे मतलब कि नर्वस फील हो रहा है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, टंग टाइड कहेंगे। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो, यानी कि टंग टाइड व्यक्ति अपनी बात कहने में हिचकिचाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड है अनकन्विंसिंग। अनकन्विंसिंग का मतलब होता है जो दूसरों को प्रभावित या फिर कन्विंस ना कर सके, जो मना ना सके या फिर अपनी बातों में जो है वो ला ना सके किसी को, उसे हम अनकन्विंसिंग कहेंगे। अनकन्विंसिंग बात असर नहीं छोड़ती बेसिकली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जबकि एलोक्वेंट बात सुनने वालों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। ये चीज़, ये डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्जाम्पल की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी गेव एन एलोक्वेंट स्पीच दैट इंस्पायर्ड द ऑडियंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने इतनी प्रभावशाली और स्पष्ट स्पीच दी कि ऑडियंस जो है वो उससे इंस्पायर हुई, इन्फ्लुएंस हुई। यहाँ पर एलोक्वेंट का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं था, बल्कि अपनी बात को इतने सुंदर, इतने कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव तरीके से रखने से है कि सुनने वाला जो है वो उससे प्रभावित हो जाए, इंस्पायर हो जाए। तो इस तरीके से हमने जो है वो एलोक्वेंट का यूज़ किया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फींड। इसे जो है वो फींड प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, क्रूर इंसान, राक्षस, शैतान, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दीवाना होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होना किसी को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो फींड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फींड का मतलब होता है कोई इंसान बहुत ही क्रूअल है, इविल है, विकेड है, तो उसके लिए, या फिर जो दूसरों के साथ बहुत ही बुरा या फिर निर्दयी व्यवहार करता हो, तो उसके लिए हम फींड का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और कॉमन इनफॉर्मल मीनिंग है, जहाँ पर फींड किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो किसी चीज़ का बहुत ही मतलब कि शौकीन होता है, दीवाना होता है, तो उसे भी हम जो है वो फींड कह सकते हैं। यानी कि फींड के दो कॉमन मीनिंग्स है, एक है इविल या फिर क्रूअल पर्सन, ये फॉर्मल मीनिंग है, और दूसरा है किसी चीज़ का बहुत ही बड़ा एंथुजियास्ट या फिर एडिक्ट, यानी कि दीवाना, या फिर जिसे हम शौकीन कह सकते हैं वो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिमिनल है जो कि लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचाता है, तो वो भी फींड हो सकता है। स्टोरी में एक विलन है, इविल विलन है, तो उसे भी हम फींड कह सकते हैं। या फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि दूसरे मीनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि चॉकलेट को बहुत ही मतलब कि पसंद करता है, चॉकलेट का बहुत बड़ा फ़ैन है, उसका दीवाना है, उसका शौकीन है चॉकलेट खाने का, तो उसे हम जो है वो फींड कह सकते हैं। कोई गेमिंग का इतना ज़्यादा शौकीन है कि रोज़ जो है वो कई कई घंटे गेम्स खेलता है, तो उसे भी हम जो है वो फींड कह सकते हैं। तो ये सारे जो है वो फींड के एग्जाम्पल्स है। दो कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो एग्जाम्पल्स देखे, मीनिंग समझे हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि फींड का जो मतलब है वो सिर्फ डेविल नहीं होता। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फींड का जो यूज़ है वो अक्सर हम, जो हमारा जो पहला मीनिंग है क्रूर व्यक्ति, यानी कि दुष्ट व्यक्ति, पापी, शैतान, जो भी हम कह सकते हैं वो, उसके सेंस में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जबकि हमारा जो दूसरा वाला मीनिंग है शौकीन होना, बहुत ज़्यादा दीवाना होना, ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है। अगर आपको सेंटेंस में मतलब कि लिखा हुआ दिख जाए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम समझ रहे थे कि फींड का जो मतलब है वो सिर्फ डेविल नहीं होता, क्योंकि डेविल का तो मतलब होता है शैतान या फिर इविल सुपर नेचुरल बीइंग, उसे हम जो है वो डेविल कहते हैं। लेकिन फींड का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल इंसान, या फिर इनफॉर्मल इंग्लिश में किसी चीज़ का बहुत ही बड़ा दीवाना, तो उसे हम फींड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि मेरा दुश्मन है, तो वो मेरा एनिमी है, ठीक है, वो क्या है, तो डेविल उसे हम कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई इंसान इतना ज़्यादा क्रूअल है कि लोग उसे राक्षस जैसा मानते हैं, तो उसे हम जो है वो फींड कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फुटबॉल का बहुत ज़्यादा दीवाना है, तो वो क्या है, ही इज़ अ फुटबॉल फींड, इस तरीके से हम कहेंगे, यानी कि वो फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये हमने जो है वो हमारे दूसरे मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, मॉन्स्टर, विलन या फिर ब्रूट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का क्या मतलब होता है, बहुत ही क्रूअल, डरावना व्यक्ति। मॉन्स्टर किसी मतलब कि एक्सट्रीम क्रूएलिटी या फिर इन ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। विलन का क्या मतलब होता है कि कहानी या फिर रियल लाइफ का बुरा व्यक्ति, उसे हम जो है वो विलन कहते हैं, जो बुरे काम करता है, ठीक है। कि विलन जो है वो किसी स्टोरी का बैड कैरेक्टर हो सकता है, या फिर जो इंसान मतलब कि रियल लाइफ में भी बहुत ही बुरा है, बुरे काम करता है, तो उसे भी हम विलन कह सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है ब्रूट। ब्रूट का क्या मतलब होता है, बहुत ही रफ या फिर निर्दय व्यक्ति, उसे हम जो है वो ब्रूट कहते हैं। ब्रूट फिजिकल क्रुएल्टी पर ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि किसी को मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें, उसमें हम जो है वो ब्रूट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, सेंट, बेनिफैक्टर या फिर ह्यूमैनिटेरियन।
सबसे पहला वर्ड आता है सेंट। सेंट जैसे हम संत बोलते हैं ना, संत महात्मा आदमी, उस तरीके का, ठीक है, बहुत ही दयालु अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, तो उसे हम सेंट कह सकते हैं। सेंट बेसिकली काइंडनेस और गुडनेस को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो संत महात्मा टाइप व्यक्ति होता है उसे हम सेंट कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का क्या मतलब होता है? दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति। बेनिफैक्टर लोगों का भला चाहता है, भला करता भी है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है इंसानियत और दूसरों की भलाई करने के लिए काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन यानी कि दया भाव और हेल्प को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्जाम्पल की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मर्डरर वॉज डिस्क्राइब एज अ हार्टलेस फील्ड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? इस सेंटेंस का मतलब है कि उस मर्डरर को एक बहुत ही क्रूअल, बहुत ही निर्दयी, इविल इंसान बताया गया। यहाँ पर फील्ड का मतलब कोई असली शैतान नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो इतना हार्टलेस है, यानी कि इतना निर्दयी और विकेड है कि लोग उसकी मतलब की तुलना राक्षस या फिर शैतान से कर लेते हैं। इस तरीके से आपको समझना है। तो इस सेंटेंस में फील्ड उस व्यक्ति की एक्सट्रीम क्रुएलिटी और इनह्यूमन बिहेवियर को एम्फसाइज करता है। उसने क्या किया था? तो मर्डर किया था। इनह्यूमन एक्टिविटी है ना ये। तो इस तरीके से हमने समझा है कि फील्ड यानी क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे लास्ट वर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी का क्या मतलब होता है? अत्याचार या फिर क्रूरता, अमानवीय अपराध, घोर अपराध, जिसे हम कह सकते हैं घोर अत्याचार, तो उसे हम क्या कहेंगे? एट्रॉसिटी कहेंगे। एट्रॉसिटी का मतलब होता है ऐसा जो बहुत ही क्रूअल है, वायलेंट है, इनह्यूमन एक्ट, जो लोगों को बहुत ही दर्द, नुकसान या फिर सफरिंग पहुंचाएं, तो उसे हम जो है वो एट्रॉसिटी कहेंगे। इससे पहले वाला जो वर्ड था फील्ड, लगभग वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो वर्ड है वो आम गलती या फिर ऑर्डिनरी क्राइम के लिए यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ बहुत ही सीरियस और शॉकिंग क्राइम्स या फिर एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए किया जाता है, जो मॉरली और लीगली बहुत ही गलत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि युद्ध के दौरान जो है वो निर्दोष लोगों पर बहुत ही क्रूअल अटैक्स हो गए, उनकी कोई गलती नहीं थी बेचारों की, तो भी उन्हें मार दिया गया, तो ये होती है अट्रॉसिटी। या फिर किसी कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो मास वायलेंस हुई, तो उसे भी हम अट्रॉसिटी कह सकते हैं। या फिर जो मतलब कि कैदी है, जो प्रिजनर्स है, उनके साथ बहुत ही मतलब कि इनह्यूमन टॉर्चर किया गया उन्हें, तो उसे भी हम जो है वो अट्रॉसिटी कह सकते हैं। या फिर किसी टेररिस्ट अटैक में बहुत ही बड़े मतलब कि स्तर पर जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि मासूम लोगों पर मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो उसे हम अट्रॉसिटी कहते हैं, ठीक है। जो मॉरली और लीगली बहुत ही बड़ी गलती होती है, जिसे हम गलत मानते हैं, तो उसे हम अट्रॉसिटी कहेंगे। अट्रॉसिटी की कैटेगरी में हम उसे मतलब कि डाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अट्रॉसिटी का मतलब क्राइम नहीं होता है। क्राइम का क्या मतलब होता है? कोई भी कानून तोड़ने वाला काम, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, वो भी कानून तोड़ना है। चोरी कर ली, वो भी कानून तोड़ना है। किसी को जान से मार देना, वो भी कानून तोड़ना है। छोटा बड़ा कोई भी हो सकता, क्राइम नहीं होता है अट्रॉसिटी का मतलब। अट्रॉसिटी का मतलब होता है बहुत ही क्रूरता से, शॉकिंग तरीके से कोई ऐसा काम करना जो नॉर्मल इंसान नहीं करते हैं, ऐसी तरीके का क्राइम करना, ऐसे तरीके का मतलब कि एक्ट करना। क्राइम का सेंस तो है इस वर्ड में, लेकिन बहुत ही क्रूअल तरीके से कोई क्राइम करना, बहुत ही शॉकिंग तरीके से, जो मतलब कि लोग बिलीव ना कर पाए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कोई कैसे ही कर सकता है। इस तरीके के जो शब्द आपके मुंह से निकलते किसी इवेंट को देखकर, किसी इवेंट को सुनकर, तब हम जो है वो एट्रॉसिटी का यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम क्राइम की बात कर रहे थे, तो किसी ने मान लीजिए कि ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया, ये भी क्राइम है, ये भी ऑफेंस है, इसे भी हम क्राइम मान सकते हैं, इसके लिए भी सज़ा हो सकती है, पेनाल्टी लग सकती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने निर्दोष लोगों पर बहुत ही क्रूअल और वायलेंट अटैक किए, किसी को जान से मार दिया, किसी के बीवी बच्चे मर गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये अट्रॉसिटी है, ठीक है। ये क्या है? क्रूरता है बेसिकली। ये लीगली और मॉरली दोनों तरीके से गलत है। इस तरीके से हमने समझा है। यानी कि इस चीज़ को सुनकर या फिर देखकर आपको क्या लगेगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा क्रूर, इतना ज़्यादा निर्दयी कोई कैसे ही हो सकता है। तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर अट्रॉसिटी का यूज़ किया है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 वर्ड्स आते हैं, क्रूएल्टी, ब्रूटलिटी या फिर आउटरेज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब होता है दूसरों के साथ निर्दयता या फिर कठोर व्यवहार। ओके, क्रूएल्टी एक जनरल क्वालिटी को या फिर बिहेवियर को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जब कोई व्यक्ति क्रूर होता है तो उसे हम क्रूएल्टी कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है ब्रूटैलिटी। ब्रूटलिटी का क्या मतलब होता है? ब्रूटलिटी जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, उसका मतलब होता है बहुत ही वायलेंट या फिर क्रूअल बिहेवियर, ठीक है। ब्रूटलिटी वायलेंस पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि हिंसा पर ज़्यादा फोकस करता है, मारना पीटना, किसी को मतलब कि गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें। ओके, तीसरा हमारा वर्ड आता है आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है ऐसा शॉकिंग या फिर अनएक्सेप्टेबल एक्ट जो लोगों को गुस्सा या फिर हैरानी से भर दे, लोगों को गुस्सा दिला दे या फिर उन्हें जो है वो शॉक कर दे कि ऐसा कैसे हो गया। आउटरेज जो है वो किसी भी शॉकिंग
टॉकिंग एक्ट के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स की बारी आती है। तो यहाँ पर अब अगेन जो है वो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, काइंडनेस है, कंपैशन है या फिर ह्यूमैनिटी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काइंडनेस। इसका मतलब होता है दयालु, अच्छा व्यवहार। ठीक है, जो दयालु है, जो विनम्र है, उसे हम जो है वो काइंडनेस कहते हैं। काइंडनेस में बेसिकली दया भाव होता है और केयर होती है किसी के लिए, यानी कि किसी के लिए जो है वो मतलब कि एक तरीके से केयर की भावना होती है, तो उसे हम काइंडनेस कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है कंपैशन। कंपैशन का क्या मतलब होता है, दूसरों के दुख को समझना, उनकी मदद करने की भावना रखना, दया भाव रखना जिसे हम कहते हैं, तो वो कंपैशन होता है। कंपैशन जो है वो किसी की सफरिंग को कम करने की कोशिश करता है, कि किसी के दुख को जो है वो कम किया जाए, तो उसे हम कंपैशन कहेंगे। ठीक है, एक तरीके से बड़ा मन होना, उदारता होना मन में, उसे हम कंपैशन कहेंगे। दया भाव, करुणा, ओके, करुणा मुझे जो है वो एग्जैक्ट वर्ड मिल चुका है। तो कंपैशन यानी होता है करुणा। ठीक है, तीसरा हमारा वर्ड आता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, दया या फिर मानवता, तो उसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटी में जो है वो रिस्पेक्ट और केयर की जाती है। इंसानियत जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे हम ह्यूमैनिटी कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। ओके, अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द वर्ल्ड कंडेम द एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि युद्ध के दौरान किए गए बहुत ही क्रूअल और इनह्यूमन एक्ट्स की पूरी दुनिया ने क्या की, निंदा की, कंडेम किया। यानी कि कंडेम करना क्या होता है, एक और वर्ड यहाँ से निकल कर आ गया हमारी वोकैबुलरी का। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ की आलोचना करना, भला बुरा कहना, उसके बारे में क्रिटिसाइज करना उसे, यानी कि उसकी टिप्पणियाँ करना, यानी कि एक तरीके से जो है वो उसकी निंदा करना, उसे हम कहते हैं कंडेम करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया था। तो यहाँ पर अट्रॉसिटीज़ का मतलब सिर्फ आम क्राइम से नहीं है, यानी कि कोई मामूली छोटे मोटे क्राइम नहीं है, बल्कि ऐसे घोर अत्याचार या फिर वायलेंट एक्ट है जिन्होंने बहुत ही लोगों को दर्द और नुकसान पहुंचाया, किसी की जान भी ले ली है, किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हमने अट्रॉसिटीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अट्रॉसिटीज़ यानी होता क्या है और कैसे हम इसका यूज़ कर पाएंगे हमारे अलग अलग सेंटेंसेस में। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो सेशन है वो अच्छे से समझ आया है और एक एक वर्ड आपके ध्यान में भी रह चुका है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। ठीक है, और अगर आपने आज के यानी कि इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।